सबसे पहले आपको पता चल जाता है कि आपने इंपोर्ट कहाँ से करनी है, ज़मीन कैसे खरीदनी है, रॉ मटेरियल कैसे लेना है, नेस्ले को आप क्या फ़ायदा दे सकते हैं, नेस्ले को ये फ़ायदा क्यों ज़रूरी है। आप उसमें डिसाइड कर लें कि यार मैं आज से 10 साल बाद ना ऐसा होना चाहता हूँ, उस पे स्ट्रगल आप हो जाएंगे। बजाय इसके कि हम KFC के बाहर मुजाहरे करें, तो उस मुजाहरे का मेरा नहीं ख्याल कोई फ़ायदा। आप अपने घर का कोई सामान तोड़ के घर वापस आ जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट दानियाल रज़ा और रोड टू सक्सेस पॉडकास्ट में खुशामदीद। नाज़रीन, आज का जो हमारा पॉडकास्ट है, जहां हम गुफ्तगू करते हैं मुख्तलिफ शख्सियात से जो अपने इल्म और अपने तजर्बे से और विजन के साथ हमारी रहनुमाई करते हैं। आज इसी तरह के ही हमारे एक खूबसूरत गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं जो बैरून मुल्क से अपनी तालीम मुकम्मल करके वतन वापस आए हैं और उसके आने के बाद उन्होंने फार्मिंग का सिलसिला भी शुरू कर दिया है, ज़राअत में भी एंटर हुए हैं, प्लस जो है वो पॉलिटिक्स में भी उन्होंने कदम रखा है। अस्सलाम वालेकुम शाहज़ेब साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सर, सबसे पहले आपका और आपकी टीम का। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। आप अच्छा, माशाल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। अच्छा शाहज़ेब भाई, मुझे जो है वो ये जानने का बहुत ज़्यादा ज़ौक़ लगा हुआ है। मैं इस चीज़ को बड़ा सोच रहा हूँ, आपने इतनी कम एज में जी बैरून मुल्क से आप ग्रेजुएट होके आए, MBA आपने की वहाँ से, उसके आने के बाद आपने पॉलिटिक्स में कदम रख लिया, पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में, प्लस आप फार्मिंग भी कर रहे हैं, फ्यूडल बैकग्राउंड से भी ताल्लुक़ रखते हैं। ये सारी चीज़ें आप इतनी इकट्ठे कैसे कर सकते हैं? मल्टी डायमेंशनल कैसे हो गए आप? सर, सबसे पहले ऐसा है कि मुझे इन सारी चीज़ों का शौक़ भी रहा था शुरू से ही। हाँ, अलबत्ता मुझे मेरे क्योंकि घर में काफ़ी पॉलिटिक्स इन्वॉल्व थी, अच्छा, तो ओके। मुझे जो चीज़ आपको वैसे ही घर पे मिलती है तो वो इंसान को अच्छी नहीं लगती बाज़ औक़ात। लेकिन मुझे मल्टी डायमेंशनल होना ये मेरे लिए एक मोटिवेशन थी। मैं दुनिया के जितने भी लोगों को देखता था, सुनता था, तो एक हमारे, अगर हम दूर नहीं जाएँ क्योंकि हम US के साथ तो नहीं अपना कंपैरिज़न ड्रॉ कर सकते, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे साथ पड़ोसी मुल्क में हैं। उन्होंने बहुत अच्छे बिज़नेसेस भी बनाए हैं, बहुत अच्छे वहाँ पे पॉलिटिकल एग्ज़ाम्पल्स भी मिलती हैं हमें। जिसमें उनके अभी इस टाइम के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो ग्रास रूट लेवल से उठ के वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं, उनकी फैमिली बैकग्राउंड नहीं है पॉलिटिक्स का। और वहीं पे वहाँ पे जो बिज़नेस की चीज़ें हो रही हैं और चीज़ें जिस तरह आप देखें, तो एक वो जो टाटा ग्रुप है और एक उनका अंबानी ग्रुप है, उनके पास 140 कंपनियां हैं तकरीबन। तो वो एक ही आदमी उनको हेड करता है और वो बनाता है। तो मैं ये समझता हूँ, ये तो हम लोग तो जिसको मोटिवेशन कहते हैं या जिसको हम लोग एग्जाम्पल्स बनाते हैं, वो तो बहुत छोटी हैं अभी फ़िलहाल। लेकिन जो हमारे पड़ोसी मुल्क में चीज़ें हो रही हैं, वो इससे बहुत ज़्यादा, कहीं ज़्यादा आगे हो रही हैं। और मैं इन लोगों को देख के बहुत इम्प्रेस होता था। और शुरू से मुझे ना शौक़ था कि एक काम पे ना सारी ज़िंदगी स्टिक नहीं रहना। तो मुझे हर काम जिसका शौक़ होता है, वो मैं ज़रूर ऑप्ट करता हूँ, उसका जो भी नतीजा निकले। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि किसी न किसी तरीके से बेटरमेंट हो। अच्छा, शाहज़ेब भाई, मैं ज़िक्र करना चाहूँगा अगर आपकी एजुकेशन के बारे में। आपने MBA की है बाहर से, फ़ॉरेन कंट्री से। ये सबसे पहले तो मुझे ये बताएँ कि आपने कौन-सी कंट्री से की है? और सेकंडली आप क्या देखते हैं वहाँ के एजुकेशनल सिस्टम में, वहाँ के तालीमी निज़ाम में और यहाँ पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम में? मैंने ग्रेजुएशन अपनी पहले पाकिस्तान से मुकम्मल की थी इंटरनेशनल रिलेशंस में। और फिर मुझे मौका मिला एक फ़ॉरेन डिग्री करने का। वो मैंने MBA किया, इंटरनेशनल MBA किया, वो मैंने UK से किया है। जो डिफ़रेंस है पाकिस्तान में और वहाँ पे, वो ये है कि यहाँ पे स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है, वहाँ पे स्टूडेंट खुद पढ़ता है। वहाँ के माहौल को आपको इस तरह से एक डिज़ाइंड है उनका एजुकेशन सिस्टम, कि जिसके अंदर इंसान खुद ही जस्तजू में लगा रहता है कि मैं इन चीज़ों सबके सवालों के जवाब फाइंड करूँ, और वो कहीं किसी किताबों में नहीं होते वो जवाब। लेट्स से अगर मैंने MBA किया है, तो हमारा एक सब्जेक्ट था जिसके अंदर उन्होंने कहा कि ये नेस्ले एक कंपनी है, उसका प्रोजेक्ट है। आप इस प्रोजेक्ट को अपने गिवन रिसोर्सेज में, यानी कि आपका जो भी बैकग्राउंड है, आप इंटरनेशनल कंपनी है नेस्ले, आप उसके अपने गिवन रिसोर्सेज के अंदर आप क्या उसके साथ ऐड ऑन बिजनेस कर सकते हैं। उसकी उन्होंने एक लिमिट बता दी जो पाकिस्तानी तकरीबन कोई 1 अरब रुपए के अंदर अंदर बनता था। तो वो एक स्टूडेंट को कहते हैं कि आप जो है ना 1 अरब के अंदर अंदर प्रोजेक्ट डिज़ाइन करें, कि स्टार्ट से लेके एग्जीक्यूट करने तक जितने पैरामीटर्स ऑफ बिजनेसेस हैं ना, आप उनको उस पर जस्टिफाई करें। इस अपने मॉडल को आप तो क्या नहीं लगा सकते, आप कुछ नहीं। यू हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट कि आपने जो ये फिगर यहाँ पे दर्ज किया है कि ये मशीन इतने की वाकई मिलती है और किस जगह से मिलती है, क्या वो आपकी जहाँ आपकी फैक्ट्री लगा रहे हैं वहाँ पे इंपोर्ट हो सकती है या नहीं हो सकती। तो ये सारी चीज़ों के अंदर ना फिर आप खुद ब खुद काफ़ी कुछ सीख जाते हैं। सबसे पहले आपको पता चल जाता है कि आपने इंपोर्ट कहाँ से करनी है, ज़मीन कैसे खरीदनी है, रॉ मटेरियल कैसे लेना है, नेस्ले को आप क्या फ़ायदा दे सकते हैं, नेस्ले को ये फ़ायदा क्यों ज़रूरी है। ठीक है। और फिर उसके बाद आप कन्विंस भी आप नहीं करना है कि ये बिज़नेस मैं कर रहा हूँ और इससे नेस्ले को बहुत फ़ायदा है मेरे इस बिज़नेस से। अल्टीमेटली फिर चीज़ें जब आप अपने एक केस पूरा आप भुगत के बैठे होते हैं,
फिर आपको जितने भी पैरामीटर्स ऑफ बिजनेस हैं वो आप समझ जाते हैं, कहाँ आप मार खाएंगे, क्या होगा, पेमेंट्स रुकेंगी नहीं रुकेंगी, इसमें क्रेडिट कितना होगा, लोन कब उठाना पड़ेगा। 2 साल की कम से कम एग्जीक्यूशन जो है वो भी उस पूरे प्रोजेक्ट में देनी पड़ती है, जिसके लिए सिर्फ 3 महीने का टाइम मिलता है। तो आपको 3 महीने में एक एज ए CEO वो काम करना पड़ता है जीरो से, अपने रिसोर्सेज में। आपको ये बताना पड़ता है कि सर ये मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा इस बात में एक्सपीरियंस इतना एक रहा है, मैं समझता हूँ कि ये वाला अगर हम काम करें तो वो बेहतर होगा। मतलब प्रैक्टिकली चीज़ें भी वहाँ पे जो है वो बहुत ज़्यादा कराई जाती हैं हमारे। प्रैक्टिकल सर देखिए ना, प्रैक्टिकली तो होता है। अब हम लोग मतलब जो किताबें अभी हम पढ़ते हैं 2015 की किताब को, तो वो कहते हैं कि तो बहुत बहुत ओल्ड स्कूल नॉलेज है, ये तो जरूर ये कहाँ से आपने, तो इसके बाद बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। आप उस हाँ, तो फिर वो फीडबैक्स होते हैं उसमें। आप जब कहें कि मैंने ये 2015 के एडिशन से लिया, अगर उसके बाद उसका कोई एडिशन नहीं आया तो वही जस्टिफाइड नॉलेज है। अगर उसका कोई और एडिशन आ गया तो वो आपको टीचर कहेगा कि ये नॉलेज अब इसके आगे ये चीज़ें आ चुकी हैं, अब आप इस तरफ जाएं, इसके आगे 3 वर्जन्स और हैं, आप उनको पढ़ के इस यहाँ से जवाब निकालें। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, पर्सनल ये क्वेश्चन है आपके मुतालिक, अगर आप वहाँ ना जाते और अगर आप पाकिस्तान में होते, या आप समझते हैं वहाँ जाने के बाद आप में ऐसी क्या क्वालिटीज़ आ गई हैं, आपने वहाँ से क्या ऐसी मस्बत चीज़ें सीखी, क्या सर learn किया? मेरी बेसिकली जो सारी मैं बेसिकली आप कहें तो मैं शौक से गया था। ठीक है, शौक एक अलग चीज़ है और फिर एक पोर्टफोलियो भी होता है आपका। लेकिन जो मुझे बेसिकली जो मेरी जो ट्रेनिंग है वो मेरे फादर की तरफ से हुई है। ओके। और आई कॉल्ड माई फादर जीनियस। वो बड़े जीनियस इंसान है। उन्होंने ना हमें बड़ी कम बहुत छोटी छोटी उम्र में ना वो चीज़ें समझाते थे जिनकी कोई तुक भी नहीं बनती थी। अच्छा। तो वो हमने ना, वो जब चीज़ें आपको फादर सिखा देते हैं बहुत छोटी सी एज में, आप उन सारी चीज़ों को लेके ना बड़े सीरियस हो जाते हैं, क्योंकि छोटी एज में जितनी चीज़ें आपको पता चलती हैं वो बहुत सीरियसली आपके साथ चलती हैं आगे ज़िंदगी में। तो उन्होंने ज़्यादा इम्पैक्ट डाला है बनिस्बत किसी भी इंस्टीट्यूट, या मैं किसी चीज़ पर नहीं डालना चाहता। ये हाँ, आप पॉलिश होते हैं डे बाय डे, आप बहुत सारी चीज़ें पॉलिश होते हैं, लेकिन जो प्रोडक्ट है ना वो आप घर से ही बन के निकलते हैं। जिनके घर के अंदर इस तरह की चीज़ें हों, मेरे ख्याल से उनके लिए बहुत ईजी है। आई थिंक सो, वो ब्लेस्ड है। सही। अच्छा, आप मुझे ये बताएं सर कि आपको लगता है, आप समझते हैं कि हमारे जो आजकल के स्टूडेंट्स हैं, हमारी जो जनरेशन है, उनको बाहर जाने का जो है वो अगर मौका मिले तो वो उनको लेना चाहिए और जाना चाहिए, या आप समझते हैं कि पाकिस्तान में बेहतर मौक़े हैं अगर वो हासिल करें? जितनी अच्छी और सस्ती एजुकेशन पाकिस्तान में अवेलेबल है, ओके। कहीं पे अवेलेबल नहीं है। बहुत अच्छी एजुकेशन और बहुत सस्ती एजुकेशन पाकिस्तान में अवेलेबल है। यहाँ पे जो हमारी प्रॉब्लम आता है वो इंग्लिश सीखने, क्योंकि पहले 10 साल तो सिर्फ हम इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग में लग जाते हैं ना, तो वो जब इंग्लिश समझ आती है तो उसके बाद हम कुछ साल सीखते हैं। और मेरे नज़र में जितना बेहतर एक पढ़ा लिखा पाकिस्तानी हो सकता है, इतना पढ़ा लिखा एक गोरा नहीं हो सकता। ठीक। वो क्योंकि लेके पैदा होते हैं बहुत सारी चीज़ें घर से ही। हम लोग तो बहुत सारा सेक्रीफाइस करके और बहुत आगे जाके जाए। तो जो जितना एक, अगर आपका जो हमारा मुकाबले के इम्तिहान आते हैं जिसमें CSS है, PMS है और बाकी चीज़ें, इनकी अंडरस्टैंडिंग जो लोग स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पे कर रहे हैं ना, ये बहुत अच्छी एजुकेशन का एक जिस तरह रिजल्ट होता है ना, कि वो है। आपके पेपर जिस तरह डिज़ाइन होते हैं, जिस तरह वी हैव ब्रिलियंट माइंड्स इन पाकिस्तान। सिर्फ क्या है, उनको पॉलिश करने की ज़रूरत होती है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, हम थोड़ा इसको चेंज करते हैं, रुख को चेंज करते हैं। आप मुझे ये बताएं, हमारी इत्तलात के मुताबिक आपको जो है वो ट्रैवल करने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। आज तक आपने कितनी कंट्रीज़ को जो है विज़िट किया है, और कुछ अनोखा जिस कंट्री में से आपने सीखा और वो आपके माइंड में अभी तक चल रहा हो कि यार ये चीज़ ना इस कंट्री में बहुत अच्छी थी? सर मैं जिसलिए जाता हूँ, मैं एक्सपीरियंस करता हूँ वहाँ के लोगों को, वहाँ की चीज़ों को, और मुझे शौक़ होता है कि मैं कुछ नया देखूँ। तो आई हैव बीन इनटू सिंगापुर, थाईलैंड, इजिप्ट, आई हैव बीन इनटू टर्की, आई हैव बीन इनटू सऊदी अरेबिया, आई हैव बीन टू कतर, और आई हैव बीन इनटू अज़रबैजान एज वेल। तो मैं इन सारी जगहों पे जाके ना, मुझे जो सबसे ज़्यादा जो 2 जगह अच्छी लगी, वो एक सिंगापुर बहुत बहुत मज़ेदार था, और एक हमारा अभी रिसेंटली मैं कतर गया था, तो वो उनका जो एक सफाई का और एक डेकोरम, वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार था। मतलब सिंगापुर में आपको कहीं पे भी मिट्टी नज़र नहीं आती। यार आप जो है वो PTI की यूथ विंग है जो, उसके आप जनरल सेक्रेटरी हैं डिस्ट्रिक्ट के, तो जो यूथ विंग बनाई गई है, इसमें क्या यूथ को फ़ायदा देने के लिए भी बनाई गई है, या यूथ से फ़ायदा लेने के लिए, उनके वोट सपोर्ट लेने के लिए यूथ विंग बनाई गई है? सर ये ना किसी भी पार्टी के लिए ना माँ की गोद होती है। ठीक है। ठीक है,
माँ की गोद से ही आगे जाके बच्चे बड़े होते हैं और उसकी उनकी लर्निंग होती है। बहुत छोटे लेवल के ऊपर जिन लोगों को पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट होता है, ठीक है, उनके लिए ये तंजीमी ढांचे होते हैं और उनके अंदर वहाँ से लोग अपने टैलेंट को ऊपर लेकर आते हैं और वो एक पार्टी के लिए ना एक फैक्ट्री होती है कि उसके लीडरशिप्स बनेंगे जहाँ से, ठीक है। तो जो आपकी यूथ विंग हो या आपकी कोई भी ऐसी जो तंजीमी ढांचे इन पार्टियों के अंदर होते हैं, उसका काम होता है कि आपके नीचे वाले टैलेंट को ऊपर लेकर आए। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ये चीज़ें बनाई जाती हैं, लेकिन इसके ऊपर एक स्टेटस को होता है और उस स्टेटस को का काम होता है इस सारे टैलेंट को दबा के रखें। तो बहुत सारे लोग इसमें से निकल आते हैं। अब जिस तरह हमारे वो मुराद सईद हैं, वो स्टूडेंट फेडरेशन से ऊपर आए। अभी इस टाइम जो उनकी सिचुएशन है वो आपको बेहतर पता होगी कि वो इस टाइम क्या लेवल है उसका। तो कहने का मकसद ये है कि ये कुछ पार्टीज ऐसी होती हैं जो इमर्ज होने देती हैं किसी टैलेंट को, कुछ पार्टीज ऐसी होती हैं जो स्टेटस को होता है, जिनका सर वज़ीर आज़म भी अपना होता है, वज़ीर आला भी अपना घर का होता है, नीचे के 4 मिनिस्टर भी रिश्तेदार होते हैं और जो ऊपर के जितने सीनियर होते हैं वो उनके कोई ना कोई रिश्तेदार होते हैं। ऐसे मुल्क नहीं होता है, कहीं दुनिया में भी ऐसे नहीं होता। लोग इस पे सवाल उठाते हैं। अच्छा, आप समझते हैं कि यूथ को जो है वो हम इस काम पे लगा दें तो अच्छा है? किस काम? पॉलिटिक्स में, पॉलिटिक्स देखिए ना, लेके आए। जिसको मिलट से किसी को वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी का शौक है, ठीक है, उसको हम कहें कि आप पॉलिटिक्स करेंगे, कैसे हो सकता है? टैलेंट का एक सबसे अच्छा चीज होती है वो खुद ब खुद नजर आता है, या वो होता है या वो नहीं होता। ठीक। तो वो तो वही तो ऐसे ही है, गधे को पेंट करके आप ज़ेब्रास बनाएं, वो हर बंदे को फ्री आप छोड़ें। वालिदैन कहेंगे जिसने डॉक्टर नहीं बनना ना बने, जिसने बनना बने। जरूरी नहीं है कि हर बंदा डॉक्टर बन जाएगा तो बाकी लोग क्या करेंगे। तो हर बंदे को पता होता है कि मैंने पॉलिटिक्स में जाना है, उसको जाने दें पॉलिटिक्स में। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके वालिदैन उनके बच्चों के नाम की वजह से जाने जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली थी। स्टेट के जो 4 पिलर हैं वो अपना अपना काम करें, बिसाइड ऑफ जेलसी, बिसाइड ऑफ एवरीथिंग, वो अपने काम पे फोकस करें, एक दूसरे के काम में टांग ना अड़ाएं। अब देखें, आप और मैं बात कर रहे हैं, अगर हमें कोई आपका टीम का मेंबर या कोई कैमरामैन इंटरप्ट करे या आपका सर ये प्लीज ये बोल दीजिएगा आप, तो आप मुझे बताएंगे कैसे कंडक्ट होगा? ये तो नहीं हो सकता, ये तो यहीं कट हो जाएगा। बिल्कुल, ठीक है। तो इसी तरह किसी को भी डिक्टेट नहीं किया जा सकता। हर किसी को अपना अपना काम आता है, उसकी उसी काम की ट्रेनिंग होती है। आप जर्नलिस्ट हैं, आपकी अपने काम की ट्रेनिंग है। मैं चाहूँ भी तो नहीं बन सकता एक दिन में, तो मैं आपका काम करना ही नहीं चाहिए, मुझे अपना काम करना चाहिए। और आपकी जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट होती है उसको अपना काम करना चाहिए। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट एक बहुत अहम जुज़ है, पूरी दुनिया में होती है, ये यूएस में भी होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ पाकिस्तान में, हर जगह होती है। इसका काम ये होता है कि वो बैरूनी मामलात को देखभाल के वज़ीर आज़म को या सदर को ये बात बताए कि सर ये प्रॉब्लम्स आएंगी, हमें इस तरह की पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है। फिर उनकी रिकमेंडेशन पे इलेक्टेड गवर्नमेंट पब्लिक इंटरेस्ट में एक पॉलिसी बनाती है और उस पॉलिसी की एग्जीक्यूशन उस मुल्क की हमेशा फायदे में रही है, ये पूरी दुनिया में देखा गया। अच्छा शाहजेब भाई, आप एक यंग एंटरप्रेन्योर भी हैं। आपने बुनियादी जो है बिजनेस की शुरुआत, आपने कारोबार की शुरुआत, आपने इब्तिदा आपने, बल्कि सादा अल्फाज में कहूँ तो वो कैसे की? क्या ये ख़ानदानी वर्सा भी होता है या आपका अपना भी था? नहीं सर, ख़ानदान में तो बिल्कुल भी बिजनेस का कोई मतलब दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। मेरा फ्यूडल बैकग्राउंड था। फ्यूडल बैकग्राउंड से फिर मुझे खुद से ये शौक था कि यार आज तो जो बाबा को कहते हैं, बाबा ला के दे देते हैं, ठीक है, उनसे तो कोई सवाल नहीं होता। तो अक्सर लोग ना हमारे, क्योंकि एक पॉलिटिकल घर में ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखने को मिलती हैं जो नॉर्मल घरों में नहीं देखने और सोचने को मिलती। तो मैंने सोचा कि यार आज तो बाबा ना बहुत अच्छे तरीके से हमें ये हर चीज़, जो भी मैं कहता हूँ मुझे मिल जाती है, अगले साल कोई और भाई मांगता तो उसको भी मिल जाती है, तो आज तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर मैं इन सब चीज़ों को डिवाइड कर दूँ तो फिर मैं क्या करूँगा? फिर जवाब था कि अभी तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, ये सारी चीज़ें नहीं पूरी हो सकती। तो फिर मैंने कहा यार नहीं, कुछ ना ऐसा होना चाहिए कि ना आपको डिपेंड नहीं होना चाहिए अपने वालिदैन पे और इन पे, थोड़ा सा ना खुद करके दिया। फिर हमारे फादर क्योंकि सेल्फ मेड आदमी है, तो वो कहते हैं किसी दिन कार्ड जो है ना अपने फ़ोन का रिचार्ज कभी खुद कराओ तो पता चले तो इतना। तो वो चीज़ें ना मतलब वो वालिदैन मेरे ख्याल से नसीहत के लिए कहते हैं, मैं दिल पे ले गया था। तो मैंने कहा ये तो बड़ी बेइज्जती हो गई है, ये तो बड़ी जुल्म की बात है कि भाई मैं तो एक कार्ड का भी मैं तो अपने फ़ोन में 500 रुपये का बैलेंस भी नहीं डलवा सकता। तो मैंने कोशिश ये की कि कहीं ना कहीं से ना, फिर वो जब आप किसी चीज़ की जस्तजू में लगते हैं ना कुछ रास्ता निकल आता है। मैं इस पर बड़ा बिलीव करता हूँ कि अल्लाह ताला ना आपको जिस काम पे आप निकलते हैं वो आपका काम हो जाता है। मेरा बड़ा बिलीव है, या आप उस काम से सीख आते हैं या नहीं। तो मैंने सर फिर शुरू कर दिया। मुझे किसी ने कहा तुम ज़मींदार हो, मैंने कहा हाँ। तो उसने कहा यार शर्म आनी चाहिए, एक मरला ज़मीन भी खुद काश नहीं करते। मैंने कहा यार ये काम हमारा थोड़ी है। उसने कहा यही काम तुम्हारा है, तुम इसको करके देखो।
अच्छा खैर मैंने उसकी बात मान ली और मैं उससे ना बड़ा हुआ कि मैंने कहा ओके डन। तो मैंने सर वो स्टार्ट कर दिया और डील मैंने अपने फादर से की कि आप जो मुझे इनिशियल इन्वेस्टमेंट देंगे तो वो अगर मैंने लॉस कर दी तो मैं अपनी गाड़ी बेचूंगा और गाड़ी में छोटी खरीद लूंगा, तो आपके ना इन्वेस्टमेंट ज़ाया नहीं होगी, आप मुझे जितनी इन्वेस्टमेंट इस काम पे आएगी वो आप मुझे देते रहेंगे साथ साथ। वो एक मतलब मेरी अपनी बात है, मेरे फादर ने ऐसा नहीं कहा था मुझे ठीक है। कैसा होगा। तो उन्होंने मुझे सर दे दी, तो कहते थे अगर तुम्हें कारोबार करना है तो तुम इस तरह, तुम्हें इतने पैसे, मैं कहा नहीं मुझे अपने ऊपर इतना यकीन नहीं है मैं पैसे ज़ाया ना कर दूं, तो आप मुझे ना इतनी इन्वेस्टमेंट दे दें, इतनी मैं भुगत सकता हूँ, आप मुझे दे दें मैं कर लेता हूँ। तो फिर वो सर वो तो फिर अल्लाह ताला का काम था, फिर वो मैं काफ़ी ज़्यादा उन चीज़ों में मुझे मज़ा आने लगा, फिर मैंने उसको किया भी उस तरह। फिर एक चीज़ जो इंसान को अच्छी मेरे अंदर थी, जो मैं समझता हूँ जिसकी वजह से कुछ फ़ायदा हुआ, वो इस वजह से कि मैं ना डेडिकेटेड हूँ। मतलब मैं एक काम पकड़ता हूँ ना, फिर उस काम को पूरा एंड तक, चाहे उसका फ़ायदा हो नुकसान हो, मैं ये नहीं बीच में नहीं छोड़ता कोई चीज़। तो मैं उसको पूरा किया, जब मैंने उसको पूरा किया ना, हाँ। और फिर जब मेरे से बहुत बड़ी उम्र के लोग उस चीज़ों में मुझसे मशवरे लेते थे ना, तो फिर बड़ा कॉन्फिडेंस आया मुझे। तो फिर वो एक कहते हैं ना कि मैं, मुझे लगा कि आई एम द किंग, मैं कर लूँगा, हर चीज़ कर लूँगा। तो फिर वो एक जब आपको सक्सेस मिलता है तो फिर आप हर काम को बेहतर से बेहतर, फिर मैंने उसको बहुत ज़्यादा, फिर मैं री-इन्वेस्टिंग, फिर कुछ असूल थे एक बिज़नेसेस के, वो थी री-इन्वेस्टिंग, री-इन्वेस्टिंग, री-इन्वेस्टिंग। तो फिर मैं हर चीज़ को री-इन्वेस्ट करता था। अपने शौक के लिए बहुत एक लिमिटेड सी अमाउंट निकाल लेता था और बाकी चीज़ों को मैं फिर री-इन्वेस्ट कर देता था। तो वो उससे मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ। अच्छा, ये आप बार-बार मुझे ये बात कर रहे हैं, अपना या तो काम हो जाता है, मैं ये फ़ील कर रहा हूँ कि आप जो है आपकी मोटिवेशन, डेडिकेशन, ये आपका कहना ये है कि आप कहते हैं कि काम को शुरू करें, हाँ, या तो काम में आप सक्सेसफुल हो जाएँगे, जीत हाँ, जाएँगे। हाँ, अगर आपका काम वो फ़ेल हो जाता है या आप उसमें हार जाते हैं, तो आप उससे सीखते बहुत कुछ हैं। हाँ। अच्छा, अपना भाईजान मुझे ये बताएँ कि आप जदीद फ़ार्मिंग के कौन से तरीके अपनाते हैं या कौन से तरीकों में सर जैसे कि जदीद फार्मिंग और कन्वेंशनल फार्मिंग ना एक, दोनों चीज़ें ना साथ-साथ होती हैं। आपके कन्वेंशनल फार्मर्स जितनी मेहनत कोई नहीं करता। वहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, जो काम का बच्चा होता है ना, जिसके पास थोड़ा दिमाग होता है, उसको किसी 20,000 की नौकरी पे भेज देते हैं। ठीक है। ठीक है? वो बेचारा लाहौर, इस्लामाबाद और इधर-उधर वो 20,000 की नौकरी कर रहा होता है। जो बिल्कुल जिसको जिसको किसी काम करने का शौक नहीं होता, उसको कहते हैं तू फार्मिंग कर। सर उसने ठीक। फिर फार्मिंग भी तो उसी तरह ही करनी है ना। बिल्कुल, ठीक है? तो एक्नॉलेज। एक्चुअली वो जो मैं उस मशवरा देता हूँ, मेरे पास जब लोग आते हैं ना, सही मेरा पुत्र है, मैं उनको सही बीए कराई खड़ा, ते बीए कराई खड़ा तो इनको नौकरी ला दो। मैं कहा सही उसको नौकरी ना लवाओ, तेरे को चौकी ज़मीन है, तो तू ई ज़मीन को ना ऊ बंदे को भवा जिनको पता होवे कि ये कैसे करनी है। तो वो उसको, जो पढ़ा लिखा है कोई भी बंदा होता है ना, वो हर चीज़ को सोचता समझता है, और जो इंसान सोचता समझता है वो हर काम को उसी तरह करता है जिस तरह वो काम किया जाता है। अब जदीद फार्मिंग है, उसकी एक इन्वेस्टमेंट भी है, तो वो इन्वेस्टमेंट किसी से बेयर नहीं होती। मेरे ख्याल से जदीद नहीं, ठीक फार्मिंग करनी चाहिए, जिसपे वो ठीक, मुझे अक्सर लोग, अच्छा मैं जब भी इस फार्मिंग में ना, जब भी मुझे कोई नुकसान हुआ या नुकसान से होते होते बचा है ना, वो सिर्फ इन लोगों की वजह से बचा है, ये जो हमारे मशवरे देने वाले लोग हैं। सर ये ऐसा उल्टा मशवरा देते हैं, मैं कहता हूँ यार तुम 30 साल से फार्मिंग कर रहे हो, तुमने मेरा नुकसान भी किया है, अपना भी किया है, तुमने मुझे ये गलत मशवरा क्यों दिया? उसने कहा सही पूरी जिंदगी ऐसे करता रहा हूँ मैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं उस फील्ड के एक्सपर्ट तक एक्सेस हासिल करता हूँ, ठीक है, और बहुत आजिजाना तौर पे एक आदमी से मैं मशवरा लेता था, उसकी ना वो 1.5 या 2 एकड़ का जमींदार था। अच्छा। तो मैं जब उसके पास एक दिन गया तो वो 2 एकड़ वाला टांग पे टांग रख के बैठा, क्योंकि मुझे उससे काम काम था, था। ठीक है, और मैं ऐसे बैठा हूँ, सर वो बताएं तो सही वो क्या करें उसका, वो ये आपने ऐसे कैसे कर लिया? और वो 2 एकड़ वाला ना, मेरे ख्याल से 20 एकड़ के करीब, 10-15 एकड़ के फार्मर के बराबर इनकम थी उसकी। वो अच्छा। समझदार फार्मर था। ये पाकिस्तान में भी है, आप आपके साथ वाले मुल्क में बहुत समझदार फार्मर्स हैं, और जो जितनी भी मैंने अमीर लोग देखे ना, वो फार्मिंग से रिलेटेड है पूरी दुनिया में। आप यूके चले जाएं, इतने बड़े बड़े फार्म्स हैं, और उन फार्म्स के अंदर आपको रेंज रोवर्स मिलती हैं, उन फार्म्स के अंदर आपको दुनिया की हर आसाइश मिलती है, और वही लोग हैं जो आके यहाँ पे इंग्लैंड में और लंदन में, पेरिस में और इनमें घूमते हैं, और वो उनसे पूछा जाता है कि आप क्या करते हैं, तो कहते हैं वी आर फार्मर्स। सही। वो बेसिकली लैंडलॉर्ड होते हैं, लेकिन वो फार्मिंग खुद करते हैं, अपनी फार्मिंग खुद करते अच्छा, ये चूँकि आजकल डिजिटलाइज़ेशन का दौर है और आप जो है वो फार्मिंग की तरफ आ गए, तो आप हमारी यूथ को, हमारे जो नौजवान नस्ल हैं, आप कहेंगे उनको कि वो जो है फार्मिंग की तरफ, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, आपने कहा कि हैं। समझदार फार्मिंग बच्चे नहीं, को। ये सर जितने भी काम है ना, इन्हीं से दुनिया चल रही है। ये आपकी जितनी भी डिजिटल वर्ल्ड की, एक इलॉन मस्क हैं, ठीक है, आप देखें वो एक्चुअली अमीर कैसे हुए हैं। वो एक्चुअली अमीर गाड़ियां बेच के हुए हैं। अगर वो सोचते नहीं ये कंपनी बनाने से अच्छा है मैं फलानी चीज में इन्वेस्ट कर लेता हूँ, और फिर आप किस में इन्वेस्ट करेंगे?
आप उन्हीं कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे ना जो जो आपके लिए फ्लोर बना रही हैं, जो आपके लिए ड्रिंक्स बना रही हैं, जो काम कर रही हैं ना। सर फिजिकल चीज के ऊपर इन्वेस्टमेंट होती है, ठीक है। इस सारी दुनिया ही ऑनलाइन ऑनलाइन हो जाएगी तो फिर ये काम कौन करेगा? मुझे तो समझ नहीं आती ये लोग खाएंगे क्या? ठीक है, है। जितना भी लोग पैसा कमाएंगे वो खाएंगे क्या? आपने हमेशा उन बिजनेसेस में आना होता है जिन बिजनेसेस के अंदर एक एक्चुअल प्रोडक्ट हो, ठीक है। वो आपका है क्लॉथ, वो है आपकी फूड, वो है आपका वेपन, वो है आपकी प्रॉपर्टी, ये जो आपकी होती है रियल एस्टेट, ठीक है, और आपकी बाकी हाउस होल्ड की चीजें, ठीक है। ये 5 कारोबार ऐसे हैं, ये जंग में भी बंद नहीं होते, ये कभी बंद नहीं होते। और बाकी जितने भी कारोबार हैं वो इसी से लिंक्ड हैं। जो कॉटन रिफाइन करेगा वो क्लॉथिंग के लिए करेगा, तो कॉटन उगाएगा कौन? फार्मर कॉटन नहीं उगाएगा तो वो अगले कितने बिजनेस बंद हो जाएंगे। तो हम लोग समझते हैं कि इजी मनी क्या है जी? वो जी मैंने 2 फाइलें उठाई हैं DHA की। अच्छा जी, जो आपने उठाई है ना वो 7 वाले ने भी उठाई थी, उसकी भी उतने की हैं जितनी आपकी हैं। आपने क्या कमाया है? सही मतलब 7 वाले की भी तो उतने की है ना। मजा तो ये होता है कि मैंने वीट खरीदी, मैंने फ्लोर मिल लगाई, फ्लोर मैंने इतने का बेचा। बिल्कुल। लोगों की वीट लेट से कितने की भी है, मेरा फ्लोर उससे 1.5% ऊपर है, 1.5 टाइम ज्यादा है। तो मतलब अगर 2,000 रुपए की किसी ने वीट वो करके 3,000 रुपए की कोई चीज बेची है तो उसने पैसे कमाए, क्योंकि बाकी लोगों की वीट 2,000 की है, उसकी 1,500 की। अच्छा शदेब भाई, क्योंकि हमारा जो मौजू है वो भी कैरियर काउंसलिंग का, मैं पहले दोहरा चुका हूँ। हमारी यूथ को आप कैसा कोई खास पैगाम देना चाहेंगे जो उनकी मोटिवेशन के लिए हो, डेडिकेशन के लिए हो? सर सब लोग ना पढ़ें, जितना पढ़ना है, जहाँ तक पढ़ना है। डिग्रीज भी बहुत ज़रूरी होती है, हर चीज़ बहुत ज़रूरी होती है। अभी देखें ना, मैं पढ़ रहा था, पता नहीं सच्ची है या झूठी खबर है, तो वो पंजाब में उनका ना लोकल गवर्नमेंट एक्ट के जो है उसमें ये है कि आपका चेयरमैन मिनिमम BA होगा, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आधा पंजाब फारिग हो जाएगा जो पहले चेयरमैन थे, ठीक है। वो बहुत ज़रूरी है, लेकिन डिफाइन कर लें अपना पाथवे पढ़ाई के दौरान ही। यहाँ पे क्या करते हैं सर, पूरे 25 साल के हो जाते हैं, 25 साल की उम्र में डिसाइड कर रहे होते हैं कि हमने क्या करना क्या है। यार अब तक तो तुम कहीं पहुंच चुके होते हैं। अगर तुमने 4 साल पहले यूनिवर्सिटी के पहले सेमेस्टर पास करके जब आप पक्के हो जाए ना यूनिवर्सिटी में, उसके बाद आपने यूनिवर्सिटी को सर से उतार देना है। मेरा ये फलसफा है। मैं कहता हूँ उसके बाद यूनिवर्सिटी को नहीं। मैं जो अपॉर्चुनिटी मिली, मैंने फर्स्ट सेमेस्टर IR में था, मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली, मैंने कहा बाबा ये यूनिवर्सिटी ना मैं इस तरह डील कर लूंगा, आप मुझे इतनी इन्वेस्टमेंट दें और मैं ये कर दूंगा, आपके पैसे डबल हो जाएंगे। अब मैंने कहा पता नहीं क्या इंग्लिश बोलता है ये कौन है ये तो मैंने कहा बाबा ट्रस्ट में ये हो जाएगा। उन्होंने कहा मैं तुम्हें इससे बेहतर चीज प्रोवाइड करता हूँ। मैंने कहा नहीं, वो डबल नहीं होगी, ये डबल हो जाएगी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मुझे, खैर वो ही वॉज वेरी काइंड, वो मेरे ऊपर ट्रस्ट करते हैं, तो मैंने उसको किया तो वो डबल से भी कुछ ज्यादा ही हो गया। तो कहते हैं अगर मैं इसकी बात ना मानता ना तो आज ना ये किस जगह होता ना मैं। तो मैंने कहा बाबा अब देखें वो हो गया ना। तो वो एक माँ बाप की दुआ भी बहुत मैटर कर रही होती है। मैं अभी भी बाहर गया तो पहले मैंने अब्बू को कॉल की, मैंने कहा बाबा आप दुआ कीजिएगा, मैं अंदर अब जा रहा हूँ। तो बहुत सारी चीजें बहुत अच्छा हो जाता है। तो आपको एक दुआ, फिर उसके बाद आपका स्ट्रगल चूज करें। स्ट्रगल भी सर लोग ना खाम खा की एक गलत तरफ स्ट्रगल करें होना चाहिए, उसके ऊपर स्ट्रगल डिसाइड कर लें कि यार मैं आज से 10 साल बाद ना ऐसा होना चाहता हूँ, उस पे स्ट्रगल आप हो जाएंगे। मैं बहुत सारी चीजें ना, छोटा होता था मैं अपनी अम्मा को कहता था, मैंने कहा मम्मा देखना मैं इस घर को ऐसे रेनोवेट करूंगा, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसा हो जाएगा। तो कहते फिर क्या 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 करोगे? मैंने कहा फिर देखना ऐसे ऐसे लोग आएंगे हमारे घर, ठीक है। तो वो जब हो जाता था तो मेरी अम्मा कहती थी कि कहता था ये और ये हो जाता है। अच्छा शदेब भाई, आप जो है वो ग्लोबल पॉलिटिक्स को किस तरह से देखते हैं, जो कि आप इंटरनेशनल रिलेशन के भी ग्रेजुएट रहे हैं? सर इस टाइम जो ग्लोबल सिनेरियो है, क्योंकि ये वक्त के साथ साथ हर वक्त तब्दील होता है, इस वक्त जो हमारे लिए ग्लोबल, पाकिस्तान का तो ग्लोबल पॉलिटिक्स में ये फेलियर है, बीइंग अ मुस्लिम कंट्री एंड अ न्यूक्लियर पावर एज वेल। हम लोग एक इशू है जो कि हमारी एक हॉली प्लेस के रेलिवेंट है। वो हॉली प्लेस सिर्फ वहाँ पे रहने वाले मुसलमानों की नहीं है, वो एज ए होल मुस्लिम वर्ल्ड के लिए एक बड़ी मुकद्दस जगह है फ़लस्तीन में। अब वहाँ पे जो भी जुल्म और बरियत हो रही है उसके अंदर हमारा जो रोल है वो ये है कि इन चीज़ों को बाइकआउट कर दें, उन चीज़ों को बाइक कर दें। ईमान का बहुत कमज़ोर दर्जा है। अब दुनिया एक इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड है जिसके अंदर इंस्टीट्यूशंस हैं, जिसके अंदर बहुत सारे फोरम्स हैं, जिसके अंदर जाके हम जितने भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं इनको हम लोग एक जगह पे लेकर आ सकते थे। हमारा ये पॉलिटिकल फेलियर भी है और एक हमारी यानी कि जिस तरह कहते हैं ना खारजा पॉलिसी का भी फेलियर है कि हम लोग इसको उस तरह हाईलाइट नहीं कर सके हैं बीइंग अ नेशन। बजाय इसके कि हम KFC के बाहर मुजाहरे करें तो
इसके इस मुजाहरे का मेरा नहीं ख्याल कोई फ़ायदा। आप अपने घर का कोई सामान तोड़ के घर वापस आ जाएंगे। हाँ जी, बिल्कुल। तो हमें ये चाहिए कि हमें अपने हुक्मरानों से और बाकी लोगों से ये चीज़ का तकाजा करना चाहिए कि यार आप इस इशू को यूएनओ में क्यों नहीं उठाते। यूएनओ किस लिए बना हुआ है? यूएनओ इसी चीज़ के लिए। देखें, अब ये जिस तरह आपके टैरिफ्स की एक वो थी कि अमेरिका ने चाइना पे इतना टैरिफ लगा दिया, हाँ, चाइना बिल्कुल। ने अमेरिका पे इतना टैरिफ लगा दिया, तो अल्टीमेटली क्या हुआ है? उन्होंने केस किया है। चाइनीज गवर्नमेंट ने केस किया है अमेरिका पे। ठीक है, अब चाइनीज भी ये सोचें कि यार अमेरिका से कौन लड़े। नहीं, लड़ना नहीं होता, अपनी बात रखनी होती है। तो इसी तरह हमें भी ये सारी चीज़ों को इन सारे फॉरम्स के ऊपर लेके जाना चाहिए। ये होनी चाहिए रिक्वायरमेंट। ये कोई भी समझता है, जो भी इंसान, वो इस चीज़ को समझेगा कि ये जहाँ पे जाके हमारी को बात की सुनवाई हो सकती है। हम अब ये वो दुनिया नहीं है कि आप वहाँ पे किसी पे हमला हुआ तो आप भी जाके हमला करें। आप उस हमले को रोक के उसका कोई पॉलिटिकल हल निकालेंगे। ये सारे इदारे उसी चीज़ के लिए बने। आप देखें, आपको लगता है यूएनओ में बात नहीं हो रही इस टॉपिक नहीं, के ऊपर? जिस तरह होनी चाहिए बिल्कुल भी नहीं हो रही है। आप मुझे आप बताएं, किस मुल्क ने की है? किसी ने भी नहीं। किस मुल्क ने जाके यूएनओ में कहा है कि जी ये फ़लस्तीन पे जुल्म हो रहा है, इसके ऊपर फिलहाल पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वॉकआउट कर रहे थे। कहाँ पे? उधर ही यूएनओ में जब वो थे, और इसराइल के पता नहीं। मेरी एक अर्ज सुने। इनफरादी तौर पे आप भी बुरा समझते हैं, मैं भी बुरा समझता हूँ, हमारे वज़ीर आज़म भी बुरा समझते हैं, बट द फैक्ट इज टू कलेक्ट एवरीबडी, टू कनेक्ट एवरीबडी ऑन अ सेम पेज। हम मुसलमान हैं, हम अकेले मुसलमान मुल्क नहीं है। जब हम सारे मिलकर एक बात करेंगे तो वो किसी और तरीके का इम्पैक्ट डालेगी। अच्छा, आपका मशवरा ये है कि सारे मिल के ना एक अपनी बात को यूएनओ में रखें। सब होता ही ऐसा है। पूरा यूरोप, एक मुल्क के लिए पूरा यूरोप इकट्ठा हो जाता है। वो कहते हैं कि जी हमारा ये यूरोपियन कंट्री था, इसके साथ ये प्रॉब्लम है, इसकी बात सुनी जाए। वो अपनी एक खित्ते की नौयत पे एक है, हम तो ईमान की नौयत पे एक। हम सबका एक ईमान है, ठीक है, हम उस पे इकट्ठे नहीं है। वो खित्ते, उनका खित्ता एक है, वो अपने खित्ते के लोगों के लिए इतने वाइब्रेंट हैं कि वो लोग फौरन उस मसले को जाके टैकल करवाते हैं। बिल्कुल ऐसे। गवर्नमेंट चेंज हो जाती है सर, इन चीज़ों पे बहुत कुछ होता है। सही, माशाल्लाह से। शाहज़ेब भाई, आपने काफ़ी अच्छी बातें की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया नहीं हमारे सर, आपका बहुत मेहरबानी है, आपने बुलाया, ये बहुत मेहरबानी है आपकी, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, थैंक आपने यू, मुझे इस काबिल समझा। थैंक यू सो मच सर। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारे साथ मौजूद हैं सरदार शाहज़ेब खान लगारी साहब, जिन्होंने काफ़ी अच्छी बातें की, और सबसे अच्छी बात उनकी है कि डेडिकेशन, मोटिवेशन के साथ रहें, पाथवे सिलेक्ट करना चाहिए, और अल्लाह ताला पे तवक्कल रख के आप निकलें काम के लिए, और काम हो जाता है, इनका बिलीव है। और हमारा भी अल्हम्दुलिल्लाह से यही बिलीव है, काम पे तवक्कल करें, जो भी काम हो। पाथवे सिलेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। सिलेक्ट करें अपना पाथ और उस पर स्ट्रगल करें, तो अल्लाह पाक कामयाबी से नवाजते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में। स्टे ट्यून्ड विद अस।